हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई बहनों। चलिए आज हम लोग ईवीएस का सेट नंबर 5 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। प्रीवियस ईयर्स PYQ है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर से ज़रूर देखिए, और जो साथी हमारे नए होंगे वो भाई एवं बहनों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो शेयर कीजिएगा। आपको इसी तरह प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ आपको सीटेट के बारे में, पेपर 1 या पेपर 2 के बारे में दिया जाएगा दोस्तों। प्रीवियस से जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए प्रबल संभावना होगा दोस्तों, 100% आने के चांस होगा दोस्तों। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए वो इस नंबर पे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग भी होता है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम है कॉल भी कर सकते हैं। और साथियों PDF चाहिए तो PDF भी फ़ोन करके बोल सकते हैं, PDF दीजिए, PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। लेकिन पहले आप लोग वीडियो 1 से 2 बार जरूर से ज़रूर देखिएगा। 83 40 45 57 49 है दोस्तों। जिन भाई बहनों का है वो जरूर से ज़रूर इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 सेट नंबर 5 है, याद रखिएगा। जो भाई बहन पीछे वाला नहीं देखें उसको देखिए जाके। चलिए 101 है, निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का चुनाव, संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए दोस्तों। देखिए नागालैंड और लक्षद्वीप आपका संघ शासित प्रदेश नहीं है दोस्तों, ये गलत है। दिल्ली और मिजोरम भी नहीं है, ये भी आपका गलत है। दिल्ली एक है दोस्तों लेकिन मिजोरम नहीं है। चंडीगढ़ भी नहीं है, चंडीगढ़ है दोस्तों लेकिन मिजोरम झारखंड नहीं है दोस्तों। ये से एक सही है तो एक गलत है दोस्तों। लेकिन जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। संघ शासित प्रदेश को ही हम लोग केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं दोस्तों। संघ किसे बोलते हैं हम लोग? केंद्र को ही संघ बोलते हैं दोस्तों, इसे केंद्र को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक पर गोलकुंडा किले का एक मानचित्र छापा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर दोस्तों 110 मीटर है। तो यदि कोई छात्र इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और इब्राहिम बुर्ज के बीच की दूरी 112 से 9 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी दोस्तों? देखिए दोस्तों 110 गुना 12.9 आप गुना कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग गुना कीजिए, आंसर ले लीजिए गुना करके। ये आपका जो दिया गया दोस्तों ये पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए 110 गुना 112 के सेंटीमीटर में दोस्तों, ये सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर में बदल देना है, 100 से भागा दे देना है दोस्तों। यहाँ से 1 शून्य जाएगा तो 3 शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3 शून्य के बाद आपका पड़ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 1.494 किलोमीटर दोस्तों। ये आपका गलत हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग इसको आसानी से हल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 8900 मीटर है। कितनी है? 8900 मीटर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धूम कोहरे के विषय में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है दोस्तों? तो देखिए ये प्रायः सर्दियों में बनता है दोस्तों, एकदम 100% सही है दोस्तों। ठंडा के दिन में देखिएगा सुबह सुबह आपको कोहरे को हम लोग देहाती वर्ड में कुहासा बोलते हैं दोस्तों, और हिंदी में उसे कोहरा बोलते हैं। ये सुबह सुबह ठंडे के टाइम में लगता है, धुएं और कोहरे से बनता है। ये भी बात सत्य है दोस्तों। ओजोन का अपक्षय, ये गलत है दोस्तों। ओजोन का अपक्षय करता है, ये गलत है। दमा एवं खांसी उत्पन्न करता है, ये एकदम 100% सही है दोस्तों। दमा और खांसी उत्पन्न करता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन 3 सही है दोस्तों, ABD। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 105 देखिए। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष उदयपुर, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग साथियों। चलिए भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर राजधानी, राजस्थान की राजधानी और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी की दिशा क्या होगा दोस्तों? देखिए इसको मैप से हम लोग बनाएंगे। देखिए ये हुआ आपका पूरब, ये हुआ आपका उत्तर, ये हुआ आपका पश्चिम, ये हुआ आपका दक्षिण दोस्तों। इसका हो गया दक्षिण पश्चिम, इसका हो गया पूरब और दक्षिण,
इसका हो गया उत्तर पूरब और इसका हो गया उत्तर और पश्चिम। तो क्या बोला, मैप देखिए आप, मैप बनाते हैं यहाँ पे हम। भारत की राजधानी दिल्ली, राजधानी की स्थिति के सापेक्ष जयपुर, जयपुर राजस्थान की राजधानी है दोस्तों। देखिए दिल्ली आपका यहाँ पे है, पंजाब के ऊपर यहाँ पे दिल्ली है दोस्तों, और राजस्थान आपका यहाँ पे है। तो आपका क्या होगा, यहाँ से मैप पारिएगा तो दिल्ली आपका इस अथी में और राजस्थान आपका इस कोना में है दोस्तों। तो आपका इधर से इधर जाएंगे तो दक्षिण और पश्चिम होगा दोस्तों। कहाँ होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। और उत्तराखंड की राजधानी उत्तराखंड फिर उत्तर ऊपर होगा दोस्तों, दिल्ली से ऊपर दोस्तों यहाँ पे है। तो इधर जाएंगे तो इसका हो जाएगा उत्तर और पूरब दोस्तों। इधर देखिए यहाँ पर जाएंगे तो उत्तर पूरब होगा, इसलिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। दोस्तों एक वीडियो इस पर हम स्पेशल बनाएंगे दोस्तों मैप पर, आप लोग उसको देखिएगा, जरूर से जरूर समझ जाइएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पृथक्करण के कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षा में उपयुक्त होंगे। देखिए तो आपका वाष्पीकरण हो जाएगा दोस्तों। क्या पूछ रहा है, पृथक्करण दोस्तों, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। फटकना भी आपका हो जाएगा साथियों। चुंबकीय पृथक्करण भी हो जाएगा, लेकिन प्रभावी आसवन अलग चीज़ है दोस्तों, ये आपका नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 4 सही है। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, संघनन होगा और अवक्षेपण होगा दोस्तों। क्या होगा, फिर से ध्यान रखिए। जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी के अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित है। इसमें सम्मिलित विविध प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो वाष्पीकरण हो जाएगा आपका पहले, फिर वाष्पोत्सर्जन, फिर संघनन, फिर अवक्षेपण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया तथा उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। जिनके कौन सा खोखले तने का कार्य है दोस्तों, पौधे को पानी पर तैरने में सहायता करता है दोस्तों। पौधे को पानी में पर तैरने में सहायता करता है दोस्तों। यही अनुकूलन के बारे में पूछा दोस्तों। बच्चे क्या आकलन कर रहे हैं उसी के बारे में पूछा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्रों का प्रयोग बीन मंडली में होता है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं, तुम्बा हो जाएगा, बीन हो जाएगा, खंजरी हो जाएगा, ढोल हो जाएगा दोस्तों। कोहड़ा देखेंगे दोस्तों, उसी का बीन बनता है दोस्तों। उसे हम लोग तुम्बा, बीन, खंजरी और ढोल भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वन जो है किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा के सूचक होते हैं। वनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। ये जल चक्र को बनाए और चालू रखने में भूमिका निभाते हैं। ये जो है जल चक्र को बनाए और चालू रखने में भूमिका निभाते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन चुनना है दोस्तों। देखिए केरल का तट अरब सागर तथा कर्नाटक तट बंगाल की खाड़ी, गलत है दोस्तों। कर्नाटक का तट अरब सागर, देखिए अरब सागर और केरल के तट बंगाल की खाड़ी, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है दोस्तों। केरल और कर्नाटक दोनों तट बंगाल की खाड़ी में नहीं है दोस्तों। केरल आपका अरब सागर में और कर्नाटक आपका बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। केरल और कर्नाटक दोनों तट अरब सागर में, ये आपका 100% सही है दोस्तों। कहाँ पे है, अरब सागर, केरल और कर्नाटक। देखिए केरल इंडिया का मैप है दोस्तों, केरल यहाँ पे है और यहीं पे दोस्तों आपका कर्नाटक भी है। केरल है और कर्नाटक है, इसलिए आप लोग ये सब ऑप्शन देखते एक साथ काटिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऊंचा शुष्क यानी सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग है जिसका नाम लेह है दोस्तों। जिसका नाम क्या है, लेह है यानी लद्दाख। फिर से पढ़ा जाए, ऊंचा और शुष्क, सूखा और चपटा क्षेत्र जिसे हम लोग ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, हमारे देश का वह भाग जिसका नाम क्या है, लेह लद्दाख है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह तिथि दिनांक जिस दिन बिछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा दोस्तों, वो वह दिन कौन सा था दोस्तों। वह दिन 23 मई 1984 था। कौन सा था, 23 मई 1984 दोस्तों। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 की ओर बढ़ते हैं।
सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवाई मिलती है। यह किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों सांप का विष यानी जहर का होता है, उसमें वो जो दवाई बनता है वो किसका बनता है? सांप का विष का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है। इसका कारण है वैज्ञानिक पड़ताल के कारणों की और छात्रों का ध्यान आकर्षित करता है। एकदम सही है बात है दोस्तों। छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किया जाता है। बी तो गलत है दोस्तों, बी आपका गलत है। फिर देखिए, छात्रों को ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशागत होते हैं। ए और सी सही है दोस्तों, डी भी आपका गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 116 देखिए, नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है दोस्तों? देखिए, शास्त्रीय अनुबंध है। फिर क्रिया प्रसुप्त का, देखिए क्रिया प्रसुप्त अनुबंध होगा दोस्तों, एक ए से बी सही होगा और आपका यांत्रिक अधिगम सही होगा दोस्तों। बी और डी दोस्तों आपका सी गलत है और शास्त्रीय अनुबंध भी सही है दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, पढ़ के समझिए। नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की वर्णी खोज ली। यह सीखने के लिए निम्नलिखित कौन सा एक उदाहरण है? तो शास्त्रीय अनुबंध मतलब बम गोला नहीं बना रही थी दोस्तों, ये तो गलत है। फिर क्रिया प्रसुप्त अनुबंध एकदम 100% होगा। संज्ञात्मक मतलब दोस्तों ये सब दूसरा लैंग्वेज है दोस्तों, इसलिए ये अलग हो गया। यांत्रिक अधिगम दोस्तों ये आपका सही होगा। चलिए हम लोग बी और डी आपका सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और समग्र मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है? चलिए दूसरा देखिए, वृद्धि और विकास की अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन दोस्तों, ये आपका सही है। फिर देखिए, वृद्धि और विकास के पाठचर्या संबंधी सपाठचर्या संबंधी पक्षों का मूल्यांकन, ये गलत है दोस्तों, पक्षों का मूल्यांकन नहीं होगा, निगेटिव है। अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान दोस्तों, ए और सी सही है दोस्तों। फिर क्षमता, मनोवृत्ति, अभिरुचि का मापन, ये मापन कभी नहीं किया जाता दोस्तों, डी भी गलत है। आपका ए और सही 100% सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण का वह अध्ययन जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं, इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है दोस्तों? संबंध, पौधे, कार्य, खेल कूद। लेकिन चीजें उप थीम विषय पूछा है दोस्तों, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं दोस्तों, ये आपका उप थीम है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्योरी पार्ट पढ़ाए हैं, उसमें जाके देखिएगा उप थीम और थीम क्या आता है, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। 6 थीम है, उप थीम 4 है, वही आपको यहाँ उप थीम पूछा दोस्तों। तो हम जो चीज़ हम बनाते हैं और करते हैं उसे हम पास पड़ोस के से हम सीखते हैं दोस्तों, वही उप थीम हुआ, उप विषय हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है और जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है दोस्तों। क्या होगा? उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है दोस्तों। फिर से देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं। यह बच्चों को जानकार और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। तो उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3री से 5वीं तक की पुस्तकों को ढेर सारे चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं? तो देखिए, ये हो जाएगा आपका चित्र बच्चों को आकर्षित करना। व्याख्या बोल रहे तो आकर्षित से तो नहीं होगा। बच्चे विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपका हो जाएगा।
बच्चे जो है विकास की मूर्त संख्यात्मक अवस्था में है दोस्तों, तब वो तीसरी से पाँचवीं की पुस्तकों ढेर सारे चीज़ों चित्रों को शामिल करके सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। यानी सोचन शक्ति दोस्तों ये 7 से 11 वर्ष के एज के उम्र में बच्चे में आता है दोस्तों। आपका 20 सही है। और दोस्तों बच्चे चित्र के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी सीखते हैं, ये भी आपका 100% ट्रू है दोस्तों। चित्र से किताबें आकर्षक बनते हैं, ये सब गलत है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? असम में दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में साथियों। चलिए हम लोग 122 देखते हैं। नौसेना के जहाज में लीडर द्वारा पूरी परेड में दिए जाने वाले निर्देशों की संख्या क्या है? 36 है दोस्तों। क्या है? 36 लीडर की संख्या। चलिए 123 देखते हैं। एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरन का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, पढ़ते हैं ऑप्शन को। विद्यार्थी को एक सजीवक एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग दोस्तों मतलब खड़ा मूंग के बीजों का अंकुरन दिखाया जाता है दोस्तों। देखिए तो पहला क्लास का बच्चा को इतना समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। जब बड़ा होगा तभी इसको समझ में आएगा ये वीडियो देख के। मूंग के बीजों का अंकुरन का चार्ट बना, ये भी गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरन करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन मतलब देख कर सीखना, रिकॉर्ड करने के लिए कहना दोस्तों कि कैसे हो रहा है, तो वो बच्चा ज़्यादा सीखेगा दोस्तों। अनुकरण मॉडल दिखाना, ये भी गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति और चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से होता है दोस्तों। मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF जो 2005 के बात पर जोर देती है दोस्तों, वो हमारे आसपास के वातावरण और प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत और क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से होता है दोस्तों। आपका 100% सत्य है दोस्तों। ये सब उतना केवल देखते ही आप काटिए, ये भी काटिए, ये भी काटिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को रिक्त स्थान में भरना है दोस्तों। तो आपका क्या होगा? पर्यावरण EVS है दोस्तों। तो आपका पर्यावरण प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझाने में युवा दिमाग को शामिल करने में एक माध्यम बनना चाहिए दोस्तों। आपका 3 होगा दोस्तों, आपका पर्यावरण को होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक साल स्कूल के बगीचे से खूब सारे आम इकट्ठा हुए। एक साल जो है ना, स्कूल के बगीचे से बहुत सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा में 5 के पाठ खाए। आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस साल में स्कूल के बगीचे से खूब सारे आम इकट्ठा हुए। जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाए। आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा। इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा? तो ये देखते हैं हम लोग। खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताए। ये आपका सही है। बी देखिए। आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थी उनके द्वारा बनाए हुए आम के विभिन्न व्यंजनों को स्टॉल लगाए। ये और भी दोनों सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो बच्चों को छोटे समूहों में कार्य करने का अवसर प्रदान करें दोस्तों। आपका 3 से बच्चों के छोटे समूहों के कार्य करने के अवसर प्रदान करना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल में जिन महत्वपूर्ण संपत्तियों को विषय पर ध्यान दिया गया वे जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका और दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव और पीने के लिए स्वच्छ जल दोस्तों। आपका 2 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा संवादात्मक, रचनात्मक और आपका योगात्मक। ABC तीनों सही। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम आनुवंशिकता का एक अमूर्त
एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका हीना अपने विद्यार्थियों को अनुशासित की समझ, अनुवांशिकता की समझ पैदा करने के लिए डैश का आयोजन करेगी। तो दोस्तों उदाहरणों के विशेषज्ञ दोस्तों बारिश हो रही है, आप लोगों को बाद में इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों। आज एक ही सेशन रहने देते हैं 30 क्वेश्चन का ही दोस्तों, क्योंकि बारिश हो रहा है इसलिए आप लोग यही वीडियो को स्टॉप करते हैं हम लोग दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा।